सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 31 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे दिमाग में इस वक्त यही था कि मैं यहाँ से फरार लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ उन्हीं में से किसी ने देख लिया होगा और फोर्सेस को इत्तला कर दी होगी। वो तो पहले ही कुत्तों की तरह मेरी राह पर थे। वो ऐसा मौका कतन अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। मैं अगर सरहद पार चला गया तो ये उनकी मात थी। वो तेजी से बढ़ते आ रहे थे और मैं बाबा सिंह को भी नहीं बता सकता था कि क्या इफ्ताद पड़ गई है। बाबा सिंह मुझसे ज़रा फासले पर अपने परिवार के साथ खड़े थे। मैंने उनकी तरफ देखा और एकदम वहां से भाग जाने का फैसला किया। मैंने फरार के लिए किसी सिमत का तयन करने के लिए इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसी वक्त जैसे किसी कुव्वत ने मुझे रोक लिया। मैं अगर भाग जाता हूं तो ज़रा सी तफ्तीश के बाद बाबा सिंह परिवार वहीं अटारी स्टेशन पर पकड़ा जाता। भारतीय टाडा कानून उन पर लग जाता और वो सारा खानदान जेल की सलाखों के पीछे एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाते। उनका पुरसाने हाल कोई ना होता। इसके साथ ही दूसरी सोच ये आई कि अगर मैं पकड़ा गया तो वो भी कहाँ बच पाएंगे। मेरे लिए फरार का कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा जैसे अब मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं पहुंच पाऊंगा। उनका मुझसे फासला महज चंद गज रह गया होगा। वो सारे गजबनाक निगाहों से मुझे देख रहे थे। कुछ ही लम्हात के बाद मैं उनकी तहवील में जाने वाला था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द धुआं फैल रहा हो। मैं फौरी तौर पर उसे ना समझ सका, मगर उसके साथ ही अटारी स्टेशन पर मौजूद आवाजें गायब हो गईं। एकदम से सन्नाटा छा गया था, जैसे वहां पर कोई जीरू मौजूद ही ना हो। मैंने घबरा कर अपने आप को देखा, फिर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वहां कोई बंदा बशर मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं हैरान परेशान आंखें फाड़े हर तरफ देख रहा था। तभी मेरी निगाह स्टेशन प्लेटफॉर्म की मगरबी सिमत की जानिब रुक गई। वही रोही वाले बाबा आ रहे थे। वही सफेद लिबास, वही हाथ में असा, और वही चलने का तेज तेज अंदाज। उन्हें देखते ही मैं सारी सूरत हाल समझ गया। वो चलते हुए मेरे करीब आए और आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मैं उनके सुर्खो सफेद चेहरे पर देख रहा था, जहां एक धीमी सी मुस्कुराहट मौजूद थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और शुगुफ्ता से अंदाज में गोया हुए, क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है जो तुम घबरा रहे हो? अपनी ज़ात पर यकीन रखो और उस ज़ात पर भरोसा रखो जो ज़िंदगी और मौत देने वाला है। ना तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो और ना ही अपनी मर्जी से जा रहे हो। अगर रब ताला ने तुमसे काम लेने हैं तो वो ज़रूर तुम्हें सांसें बख्शेंगे। जाओ, वहाँ कोई तुम्हारा मुंतजिर है। घबराओ मत। मैंने कुछ कहने के लिए लब वाह ही किए थे कि उन्होंने अपना रुख मोड़ा और मशरिक की सिमत चल पड़े। उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो चलते जा रहे थे। जिस वक्त वो प्लेटफॉर्म के इंतहाई मशरकी कोने तक पहुंचकर नीचे उतर गए, उसी लम्हे मुझे इधर से रेलवे इंजन आता दिखाई दिया। इंजन जोर जोर से विसल बजा रहा था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने गौर किया, मुझे लोगों का शोर भी सुनाई देने लगा था। मैं वैसे ही खड़ा था, मगर वो लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने ही बाबा सिंह परिवार खड़ा था। वो अपना सामान उठा चुके थे। मैं जल्दी से आगे लपका और सामान उठा लिया। भाई सिंह बोगी के साथ साथ जाकर वो बोगी तलाश कर रहे थे जहां हमारी सीट थी। मेरे जहन में खौफ नहीं था, मगर तजस्सुस अब भी था कि वो लोग गए किधर। हम अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। सामने बीबी कौर के साथ भाभी कौर थी। उसके साथ ही भाई सिंह था। मैं और बाबा सिंह एक तरफ बैठ गए। तभी मैंने खिड़की में से देखा, वो लोग इस स्टेशन पर पागलों की मानिंद फिर रहे थे, फिर अचानक गायब हुए और फिर कुछ ही देर के बाद वो बोगी में आन घुसे। मैं हौसले से बैठा रहा। वो करीब से आगे निकल गए और फिर ट्रेन चल पड़ी। पाकिस्तानी सरहद तक साथ साथ घुड़सवार भागते रहे। जैसे ही पाकिस्तानी सरहद आई, मैंने सुख का सांस लिया। सपहर से जरा पहले हम वाहगा स्टेशन पर थे। अगरचे पाकिस्तानी वहां से अपनी क्लियरेंस देकर जा सकते थे, मगर मैं एक भारतीय था और सिख के रूप में था। मुझे बहरहाल लाहौर स्टेशन पर जाकर ही रुकना था और फिर ननकाना साहब जाकर अपनी हाजिरी भी देना थी। लाहौर स्टेशन पर सिख यात्रियों की बड़ी तादाद उतरी।
मैं भी उन्हीं में शामिल था। हम चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। कुछ यात्री वहीं से ट्रेन के जरिए ननकाना जा रहे थे, मगर मेरा दिल नहीं किया। मैंने बाबा सिंह को यही मशवरा दिया कि हम अपनी सवारी से वहां जाएंगे। बाबा सिंह ने फौरन ही मेरी बात मान ली थी। स्टेशन की इमारत के बाहर जब हम आए तो शाम हो चुकी थी। मैं किसी टैक्सी के लिए इधर उधर देख रहा था कि अचानक मेरी निगाह सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। मुझे लगा कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हुआ है। वो भी पुरशौक निगाहों और मुस्कुराते लबों समेत खिलते हुए चेहरे के साथ मुझे देख रही थी। मैं भी उसे गौर से देख ही रहा था कि वो मेरी जानिब बढ़ आई। चंद कदम के फासले पर जब वो आई तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। वो तानी थी। वो जिस तरह शिद्दत जज्बात के साथ मेरे सीने से आ लगी, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो अंदर से मेरे लिए क्या महसूस कर रही है। वो मुझसे अलग हुई तो मैंने खुशी से भरपूर लहजे में पूछा, तानी तुम यहाँ कैसे? तब वो इठलाते हुए बोली, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ कितने खुफिया वाले फिर रहे होंगे। तेरी ये शिद्दत उन्हें मुतवज्जा कर सकती है कि ताज़ा ताज़ा आए सिख के साथ ये कौन जफ्फियां डाल रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं होता, तू भारत से आया है ना, इसलिए सोच रहा है। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ एक परिवार भी है। मैंने तानी का तारुफ करवाया और उनके बारे में भी बताया। चलो अब चलें, तानी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। तो मैंने पूछा, कहाँ ले जा रही हो? कहीं तो ले जाऊंगी ना, चलो तो। वो बाजिद होकर बोली। तो बाबा सिंह ने मुझे मुखातिब करके कहा, बेटा, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, हम ननकाना साहब चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां मेरे बारे में पूछ हो सकती है कि मैं किधर हूँ। मैं आपको वहां छोड़कर फिर वापस नहीं पुत्र, अब ये जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें ये बात यहाँ आकर बताना चाहता था। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए खामोश हुए, फिर बड़े जज्बाती लहजे में बोले, देख पुत्र, हमने तुम्हें यहाँ लाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैं खुद कितने बरस से इसी कोशिश में था। दरअसल मेरा अपना दिलजीत सिंह कई बरस से यहाँ फंसा हुआ है। वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ सरहद पार करके आया हुआ था। उसका ताल्लुक बब्बर खालसा से था, अब नहीं है। वो वापस घर जाना चाहता है, लेकिन किसी सूरत जा नहीं पा रहा। तुम आए तो कुछ उम्मीद बनी, मेरा उससे राब्ता हुआ। उसने सारे कागजात बनवा लिए हैं। अब वो तेरी जगह हमारे साथ होगा, वहीं ननकाना साहब में अपनी एंट्री करवाएगा कि वो अभी भारत से पाकिस्तान आया है और हमारे साथ ही वापस भारत चला जाएगा। ये बात है। मैंने एक तवील सांस ली। हाँ, रब ने तेरी सूरत में मुझ पर मेहर की है और अब मुझे यकीन है कि मैं अपने पुत्र को यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ननकाना जरूर। मैंने कहना चाहा तो उसने मेरी बात काट दी और बोला, ना पुत्र, अब ऐसा ना कर, हमें जाने दे। ठीक है, लेकिन अभी आप कुछ देर मेरे पास ठहरो, मैं आपको भिजवा देता हूँ। मैंने कहा तो बीबी को और बोली, ना पुत्र, हमें जाने दे। ठीक है माँ जी, मैंने कहा और तानी से सेल फोन का नंबर लिख कर देने को कहा। तो तानी ने आगे बढ़कर बीबी कौर को अपने साथ लगाकर कहा, बीबी, आप मत घबराएं, बल्कि हम पर एतमाद करें, हम आपके बहुत काम आएंगे। बीबी कौर ने उसकी तरफ देखा और चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, चल दिए, जैसे तेरी मर्जी। बीबी कौर के यूं कहने पर बाबा सिंह का परिवार हमारे साथ ननकाना साहब चलने को तैयार हो गए। तानी मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ चलें। हम सब उसके साथ चल पड़े। कुछ ही फासले पर स्याह वैन खड़ी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर कोई क्लीन शेव नौजवान बैठा था। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तानी के पिछला गेट खोलने पर बाकी सब नशिस्तों पर बैठ गए। मुझे अगली सीट पर बिठाया तो वैन चल पड़ी। वैन रेलवे स्टेशन की हदूद से निकली और इस वक्त हम बोर्ड चौक क्रॉस कर गए थे कि तानी ने पूछा, अब तुम ये नहीं पूछोगे कि हम तुम्हें कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? तुम्हारा यहाँ मुझे लेने आने का मतलब मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे तेरे मुताबिक ही चलना होगा। तुम बताओ कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो। ये ठीक है कि मुझे रोही से तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन मुझे कोई हुक्म नहीं है। ननकाना साहब क्यों जा रहे हो ये तुम्हें वहां जाकर पता चलेगा। ओके, तो फिर हम वहीं जाते हैं। ये कहते हुए मेरे लहजे में ना जाने कितनी यास भर गई थी। मुझे मेरी माँ याद आ गई थी जो इसी लाहौर शहर में थी। वो मेरी मुंतजिर थी और मैं उसके करीब से होकर जा रहा था। इस पर तानी ने मुझे गौर से देखा और खामोश रही। तभी ड्राइवर ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, जाहिर है अम्मा और सोनी भी तो साथ ही होगी इस शहर में,
क्या होता जो वो उनसे मिल लेता बेचारा। कुछ ही देर की तो बात थी। उसके यूं कहने पर मैंने गौर से उसे देखा। उसका चेहरा मुझे शनासा लगा। तभी मुझे लगा कि वो आवाज बनाकर बोल रहा है। मैंने उसे पहचानते हुए तानी से पूछा, कौन है ये? पहचान लो तो तुम्हारा, वरना मेरा। ये क्या बात हुई? मैंने खुशगवार हैरत से कहा तो वो कह कहा लगाकर हंस पड़ी। ड्राइवर भी वैसे ही जोर जोर से हंस रहा था। इस वक्त हम मैकलोड रोड पर आ गए थे। नहीं पहचाना ना? अबे बुद्धू, मैं जसपाल हूँ। जसपाल सिंह फ्रॉम कनाडा। ओए तेरी खैर होए, ये सारे केस साफ करवा दिए? तुम तो वाकई नहीं पहचाने जा रहे। मैंने हैरत से कहा तो वो बोला, तुमने जो रख लिए हैं। वैसे भी मैं तुझे ना पहचान पाता अगर तेरी तस्वीर ना देखी होती। तभी बाबा ने हैरत और दुखी लहजे में पूछा, ओए पुत्र, ये सिख है? हाँ बाबा, तानी ने तेजी से कहा, फिर लम्हा भर रुक कर बोली, एक मुसलमान इस वक्त सिख के रूप में है और सिख इस वक्त मुसलमान बना हुआ है। ये वक्त भी आना था। वाहे गुरु, वाहे गुरु। बाबा सिंह ने बस यही तबसरा किया और फिर खामोश हो गया। मैंने जसपाल से पूछा, तू कब आया है? यार दिल ही नहीं लगा वहां पर। यहीं रोही में दिल अटका हुआ था। बस सब कुछ समेट कर इधर आ गया हूँ। परसों से यहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं हम दोनों। उसने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माहौल एकदम से खुशगवार हो गया। तभी अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, स्टेशन से लेकर अब तक तुमने रास्ते के बारे में नहीं पूछा। परसों तुम यहाँ आए हो और तुम्हें रास्तों का पता भी है। रहे ना पेंडू के पेंडू। अब देख उधर डैशबोर्ड पर ये स्क्रीन, इस पर सारा रास्ता बना हुआ है। आज सुबह ही मैंने रूट बनाया था सोनी से पूछकर। तुम सोनी से मिले हो? मैंने चौंक कर पूछा। परसों से उसी के हाथ के पराठे खा रहा हूँ बाबूजी। माँ ने बहुत प्यार दिया है यार, वो खुश होते हुए बोला। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। मैंने उसकी तरफ देखकर मुसर्रत भरे लहजे में कहा और खामोश हो गया। उसकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरी माँ महफूज है। मैं इन जज्बात को अपने अंदर शिद्दत से महसूस करने लगा कि मुझे अपनी माँ से मिले कितना अरसा हो गया है। कार में खामोशी छा गई थी। मुझे उस वक्त यह ध्यान ही नहीं रहा था कि तानी को सोनी के इन जज्बात के बारे में मालूम हो गया होगा जो सोनी मेरे बारे में रखती है। मैं तो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था और उन लोगों के चेहरे मेरी निगाहों में घूम रहे थे जिन्होंने हमें हमारे गांव से निकलने पर मजबूर कर दिया था। मेरी सोचों की तान उस वक्त टूटी जब हम जीटी रोड पर आन चढ़े। हम सब में खामोशी थी। मैं बहुत कुछ जसपाल से पूछना चाहता था, लेकिन बाबा सिंह परिवार की वजह से नहीं पूछ पा रहा था। रात के साए फैल गए थे जब हम ननकाना साहब जा पहुंचे। नहर की मशरकी जानिब जदीद कॉलोनी में कोठी नुमा घर था। उसके पोर्च में वैन रुकी तो हम सब अंदर चले गए। सामने ही एक लंबा तड़ंगा सिख नौजवान खड़ा था। उसके साथ कुछ दूसरे मुकामी लोग भी थे। बीबी कौर उसे देखते ही अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। वो रोते हुए उसे गले लगाकर बोली, ओ पुत्र दिलजीत, मैंने कैसे कैसे तेरी राह नहीं तकी। बेबे, वाहे गुरु इनका भला करे। ये लोग मुझे मिले तो मेरी राह आसान हुई है। इन्होंने मेरे कागजात बनाए हैं। दिलजीत ने जसपाल और तानी की तरफ इशारा करके कहा। वो सभी एकदम से ममनून हो गए। वो एक जज्बाती मंजर था। हम देखते रहे। जब वो अच्छी तरह मिल बैठ गए तो खाना लग जाने का ऐलान हुआ। खाना खाकर हम चाय पी रहे थे कि दिलजीत सिंह मेरे पास आकर बोला, भाजी, मैं इन सब को गुरुद्वारा लेकर जा रहा हूँ। वहाँ इनकी रिहाइश का बेहतरीन इंतजाम है। अभी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, मैंने कहा। भाजी, मैं बब्बर खालसा के साथ था और मेरे बारे पता चल गया तो मैं भारत से निकल आया। यहाँ मेरी मदद सरदार अमर सिंह ने की। वो पाकिस्तानी है मगर हमारे जैसे लोगों की मदद करते हुए उन्हें संभाल लेता है। मैं कई बरस से यहाँ हूँ और उनकी खिदमत कर रहा हूँ। कैसी खिदमत कर रहे हो तुम? उसका बहुत फैलाव है। उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। शायद आपको नहीं मालूम, इस बार यहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सिखों को आने की इजाज़त दी है। लेकिन इसके साथ सिक्योरिटी का मसला बहुत बढ़ गया है। कई तरफ से धमकियां मिल रही हैं और सिक्योरिटी में बहुत मुश्किल आ रही है। अगरचे वो मेरे सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन वो बातों ही बातों में मुझे अपनी बात समझा गया। हमसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा तो वो बोला, यह तो अमर सिंह ही बताएगा, उन्हीं से बात होगी। ठीक है। मेरे सर हिलाने पर वो कुछ देर के बाद सबको लेकर चला गया और हम अपनी बातें करने लगे। मैं उन्हें भारतीय पंजाब की अपनी रुदात सुना रहा था।
رات گئے دلجیت سنگھ پھر آ گیا، اس کے ساتھ امر سنگھ تھا۔ وہ ادھیڑ عمر خوبرو شخص تھا۔ سکون سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے بتایا، معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت آیا، یہ آپ کے آرام کا وقت ہے، لیکن ذمہ داری ایسی ہے کہ ان دنوں میں بھی نہیں سو رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں، آپ کہیں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، مجھے رتن دیپ سنگھ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، آپ انہی کے مہمان تھے۔ وہاں مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے آپ کو جلد بھجوا دیا۔ ہاں، بہت اچھے انسان ہیں وہ، میں نے اعتراف کیا تو وہ بولا، بس یہاں پر کچھ ایجنٹ ہیں سکھ بہروپ میں، مجھے نہیں علم کہ وہ یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی ہمارے ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اگر آپ ہاں کریں تو۔ اس نے کہا تو میں نے تانی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، امر سنگھ جی ہم حاضر ہیں، جسپال ادھر ہی رہے گا، میں اور جمال گردوارے میں رہیں گے، تو چلے میرے ساتھ، میں آپ کے وہاں رہنے کے بارے میں بتاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں پہلے تو حیران ہوا کہ تانی نے یہ بغیر سوچے سمجھے ایک دم سے کیسے کہہ دیا، پھر سوچا اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو اس نے امر سنگھ کو ہاں کہہ دی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں اس کے ساتھ چل دیے، جسپال خود وہاں رہ گیا تو میرا خیال مزید پختہ ہو گیا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ طے ہے۔ گردوارہ جنم استھان کی زرد اور سفید عمارت میرے سامنے تھی، اس پر خوب لائٹنگ ہو رہی تھی۔ فوارے کے دائیں جانب ایک آفس میں ہم بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ وہاں کیسی صورتحال ہو سکتی تھی۔ میں تانی کے ساتھ ڈیوڑی کے اندر گیا، کنویں کے پاس سے ہوتا ہوا بڑے صحن میں آ گیا اور پھر وہاں اس چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا جہاں گرنتھ صاحب پڑی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، وہاں اتنے لوگ نہیں تھے، ہاں مگر چہل پہل کافی تھی۔ میں اندر گرنتھ صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تبھی میری نگاہ وہیں ایک کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے سکھ پر پڑی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ تبھی وہ ایک دم سے اونچی آواز میں بڑبڑایا، ایک اونکار، سچے بادشاہ، ایک اونکار۔ پھر آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور کتنے ہی لمحے میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر میں نے پوچھا، کیا بات ہے بابا جی؟ وہی سچ ہے، سچ بھی وہی ہے، وہی سچ رہے گا، سب اس میں ہیں اور وہ سب کا ہے اور اسی سے سب ہیں۔ وہ واضح لفظوں میں بولا، کیا یہ بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ سب کے لیے ہے پتر، ایک اونکار، دوجا نہیں ہے کوئی، وہی سب کا ہے۔ بے شک بابا جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ بابا کا لہجہ سرائیکی ہے۔ یہ میرے لیے بہرحال نئی بات تھی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، بابا جی آپ کس علاقے کے ہیں؟ مطلب یہاں آپ؟ یہاں کا کوئی نہیں ہے پتر، مٹی نے مٹی میں مل جانا ہے، جانا وہی ہے جہاں سے ہم سب آئے ہیں۔ تو یہاں آیا ہے، ہمارا نہیں ہے، پر مہمان تو ہے، اور مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ جاتے ہوئے مجھے مل کر جانا، یہاں نہیں ملا تو فکر نہ کرنا۔ اب جاؤ، اس نے کہا تو میں اٹھ گیا۔ روہی والے بابا سے ملنے کے بعد مجھے اب ایسے معاملات میں حیرت نہیں رہی تھی۔ میں اٹھا اور اس چھوٹے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں شمالی طرف میں ایک ہاسٹل نما عمارت میں کمرہ مل گیا۔ میں جاتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ جو کچھ امر سنگھ نے بتایا ہے، اگر وہ ہو گیا تو بہت ساری انسانی جانوں کے علاوہ پاکستانی اداروں کی شکست تھی، اور میں یہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ تانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ وہی جو امر سنگھ نے بتایا ہے، اسی پر سوچ رہا ہوں کہ اتنی خلقت ہے، یاتریوں نے کل رسوم ادا کرنی ہے، اتنے لوگوں میں سے ان چند افراد کو کیسے تلاش کر پاؤں گا؟ اس پر تانی نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف تم ہی نہیں ہو، اور بہت سارے لوگ ہوں گے انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہیں کو مل جائیں گے؟ دوسرے لوگ بھی تو انہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ کر لیں، ہمیں کون سا کریڈٹ لینا ہے؟ بس اتنا معلوم ہو جائے کہ خطرہ نہیں ہے۔ اتنی بے نیازی؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن انسان اور انسانیت کو بچانا ہی ہمارا فرض ہے۔ تم یہ سوال کر سکتی ہو کہ یہ غیر مذہب کے لوگ ہیں تو ہمیں کیا؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین کی ذمہ داری ہے۔ اسلام سلامتی سے ہے، امن دینے والا، اس کے دائرے میں آنے والا ہر ذی روح اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، یہی میرا دین ہے، امن اور سلامتی والا۔ سب لوگ مذہب کے نام پر لڑ، تانی، یہ میرا موضوع نہیں ہے اور نہ میں اس پر بحث چاہتا ہوں۔ میں تو انسان کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ بولی،
तो फिर सोचो कि तुम उन्हें तलाश कैसे करोगे। वो कौन लोग हैं ये मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? मैंने पूछा। तो उसने अपना सेल फोन निकाला और उसमें से एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये है उन लोगों का लीडर जो इस ऑपरेशन का हेड है, और इसके साथ ये दो बंदे हैं। मैंने उन तस्वीरों को देखा, वो तीनों सिख थे। वो किसी एयरपोर्ट पर से ली गई तस्वीरें थीं। मैंने उसके पसे मंजर में देखकर उस एयरपोर्ट का अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर समझ नहीं आ सका। तो मैंने तानी की तरफ सवालिया अंदाज में देखा और पूछा, ये कौन है? और ये तीनों राह के एजेंट हैं, ये कनाडा से यहाँ आए हैं। ये तस्वीर टोरंटो एयरपोर्ट की है। ये बात तुमने वहाँ अमर सिंह के पास क्यों नहीं बताई? या वो लोग इस बारे में जानते हैं? कोई भी नहीं जानता यहाँ। अब तुम जान गए हो। शायद तुम्हें क्रेडिट की ज़रूरत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को इस क्रेडिट की ज़रूरत है। अब ये बच्चों वाला सवाल मत करना कि ये तस्वीरें मुझ तक कैसे पहुंची हैं। अब हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि इन लोगों को इतने हजूम में से पकड़ना कैसे है। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम कुछ कहो, तुम्हारे जहन में कुछ है? मैंने सोचते हुए कहा। तो तानी ने पूछा, बहुत कुछ है। उनका प्लान सिर्फ यही है कि वो यहाँ धमाके करेंगे और निकल जाएंगे। दहशत फैलाना मकसद है उनका। और ये उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि जो मशरकी पंजाब में कार्रवाइयाँ करने वालों के हमदर्द हैं। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, वो कभी खैर नहीं चाहता। मैं सिर्फ उन्हें पकड़ने का तरीका पूछना चाहता हूँ। मैंने तानी के चेहरे पर देखते हुए कहा, मुझे मालूम होता तो अब तक जाकर पकड़ ना चुकी होती। तुम ये सोचो कि अगर तुमने यहाँ धमाके करने होते तो कैसे करते। अगर तुम मुझे बेड पर अपने साथ लेटने की इजाज़त दो, तो मैं तुम्हें लैपटॉप पर नक्शा दिखाती हूँ। आ जाओ, मैंने एक तरफ हटते हुए कहा। वो अपने सामान से लैपटॉप उठा लाई और मेरे पहलू में लेट गई। कुछ देर के बाद उसने मेरे सामने जन्म स्थान का नक्शा कर दिया। हम बहुत देर तक उसी पहलू से बात करते रहे। हमारे दरमियान कल होने वाली रस्मों का भी जिक्र आया कि वो कैसे होंगी। मेरी नींद उड़ चुकी थी। तानी ने भी आंख नहीं झपकी थी। यहाँ तक कि सुबह हो गई। लोगों का रश बढ़ने लगा था। कैरेटन की आवाज़ें आ रही थी। मैं फ्रेश होकर बाहर निकला तो मेरे साथ तानी भी थी। मैं सीधा उस जगह गया जो कंट्रोल रूम था। वहाँ सीसी कैमरे में वो तमाम मुमकिना जगहें देखीं जहाँ वो मुमकिना कार्रवाई कर सकते थे। मेरा नहीं ख्याल था कि वो वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई करते। इसके बाद मैं कंप्यूटर सेक्शन में गया और वो तस्वीरें एक कंप्यूटर में डालकर उनका डेटा लिया। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। वो लोग किसी डेटा में नहीं थे, और ना उन लोगों में थे जो सिख यात्रियों के बारे में मालूमात के तौर पर कंप्यूटर में महफूज किए हुए थे। मैं एकदम से परेशान हो गया। अचानक मुझे ख्याल आया, मेरा कौन सा डेटा यहाँ होगा? मेरे नाम पर तो दिलजीत सिंह होगा। मैंने फौरन अपनी तस्वीर की मदद से अपना डेटा लिया। तवक्को के मुताबिक वहाँ बाबा सिंह का बेटा दिलजीत सिंह ही था। तानी, वो अभी यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ पर हुए भी तो वो इन तस्वीरों की तरह नहीं होंगे, और ना ही वो लोग अभी यहाँ आएंगे। मैंने कंप्यूटर सेक्शन से बाहर निकलते हुए कहा। तो फिर वो कहाँ हो सकते हैं? वो एकदम से परेशान हो गई। देखते हैं क्या होता है, मैंने कहा और अंदर की तरफ चल दिया। वो मेरे साथ थी। हम खामोश थे। मैं उसके साथ चलता हुआ गुरुद्वारे के सहन में आ गया। हर तरफ लोग भरे थे। मैं उस दरख्त के पास चला गया जो एक यादगार के तौर पर था। वहां किसी सिख को उस दरख्त के साथ उल्टा लटका कर जला दिया गया था। मैं वहां खड़ा होकर चारों तरफ का जायजा लेने लगा। काफी रश था। मैं पालकी के पास बैठने के बारे में सोच रहा था कि अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। मुझे लगा जैसे वहां पर कोई भी नहीं है। एकदम से वीरानी हो गई। अचानक बाहर से चीखने पुकारने की आवाजें आनी शुरू हुई। मैं भागता हुआ बाहर की जानिब गया। वहां कुछ भी नहीं था। वीरानी थी, लेकिन सड़कों पर खून बिखरा पड़ा था। मेरे सामने चंद लोग भागते जा रहे थे। उनके कदमों के निशान खून के धब्बों की मानिंद थे, जो बाहर ही से आए और फुवारे के गिर्द से होकर वापस बाहर ही की जानिब चले गए। मैं उनके पीछे भागा तो एकदम से शोर उभर आया। मैं वहीं दरख्त के पास खड़ा था। तानी मेरे साथ खड़ी लोगों को देख रही थी। तभी मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में जो कुछ भी होगा वो बाहर ही होगा। जहां से सजी हुई बस आएगी, उसके आगे पीछे ही कुछ होगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? तानी ने तशवीश से पूछा। तो मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि रस्मों के वक्त हजूम बहुत ज्यादा होगा।
وہ ایک دم سے ظاہر ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود سامنے نہ آئیں۔ لیکن کیسے؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم امر سنگھ کا نمبر ملاؤ، میں نے اسے کہا، تو اس نے اپنے سیل سے نمبر ملائے اور رابطہ ہو جانے پر سیل مجھے دے دیا۔ جی دلجیت، کیا بات ہے؟ وہ بولا۔ کہاں ہو؟ مجھے ابھی مل سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں گردوارے کے آفس میں ہوں، اس نے بتایا، تو میں نے وہیں آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ آفس میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے سیل کی تصویریں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ بندے مل سکتے ہیں؟ ابھی کمپیوٹر، اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، وہاں ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ تو پھر کیسے؟ وہ ایک دم چونکتے ہوئے بولا۔ میں بتاتا ہوں، یہ تصویریں اپنے ان لوگوں تک پہنچا دو جن پر تمہیں پورا اعتماد ہے۔ گردوارے کے اندر کم اور ان جگہوں پر زیادہ تلاش کریں جہاں بس تیار ہو رہی ہے، یا یہاں پر آنے والی کوئی سنگت جو کسی بھی صورت میں موٹر والی ہو۔ یہ کیوں؟ کیا تم سمجھتے ہو یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک دم سے یوں اٹھ گیا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ تانی نے وہ تصویریں اس کے سیل میں ڈال دی تھیں۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ میں نے جسپال کو اطلاع کر دی۔ دوپہر کے بعد امر سنگھ نے بتایا، ایک جگہ سے اطلاع ملی ہے کہ تصویر والے دو مشکوک لوگ ایک گردوارے میں موجود ہیں۔ ان کی تمام تر دلچسپی ایک وین تیار کرنے میں ہے جو وہ جنم استھان لے کر آنے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد رسمیں شروع ہونے والی تھیں۔ میں نے انہیں وہیں رکنے کو کہا اور امر سنگھ کے ساتھ اس گردوارے کی جانب چل پڑا۔ تانی میرے ساتھ تھی اور گیٹ پر جسپال ہمارے انتظار میں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم وزٹرز کی حیثیت سے اس گردوارے میں پہنچ گئے۔ ایک طرف کچھ لوگ ایک گاڑی کو تیار کر رہے تھے، انہی میں وہ دو مشکوک بندے بھی تھے۔ جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے، ہمارے ارد گرد محافظوں کا دائرہ بن گیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ امر سنگھ نے پوچھا۔ بس سنگت کی تیاری ہو رہی ہے، وہیں پر ایک سکھ نوجوان نے کہا۔ تو امر سنگھ نے ایک مشکوک بندے کی طرف دیکھ کر کہا، یہ نوجوان کہاں سے آیا ہے بھائی؟ یہ ادھر والے پنجاب سے آیا ہے، بڑی سیوا کی ہے جی اس نے، اس نوجوان نے کہا۔ تو امر سنگھ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، او جوان، ذرا ادھر آ، کچھ ہمیں بھی بتا ادھر کے کیا حالات ہیں۔ سردار جی، آپ دیکھ رہے ہو، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد تو گردوارے جانا ہے، باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، اس نے کہا۔ تو امر سنگھ نے کہا، او ادھر آ تو، ہم بھی تو تیرے ساتھ ہی جائیں گے نا گردوارے، امر سنگھ نے کہا۔ تو اس نوجوان نے اس کی طرف دیکھا، پھر لمحے کے بعد وہ نوجوان کام چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دوسرا مشکوک نوجوان اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو یقین ہو گیا کہ مگر امر سنگھ ٹھیک کر رہا تھا، اسے وہاں سے حکمت کے ساتھ ہی نکالنا تھا۔ امر سنگھ اس نوجوان کے ساتھ بغل گیر ہوا، اسی لمحے اس نے اشارہ کر دیا۔ محافظ دوسرے نوجوان پر پل پڑے۔ اگلے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ جسپال کی کار میں تھے۔ تبھی امر سنگھ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، تم سب حراست میں ہو اس وقت تک جب تک ان کے دو اور ساتھی نہیں مل جاتے، میں ادھر ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ہمارے آگے پیچھے گاڑیاں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ امر سنگھ اس وقت تک وہاں رہے گا جب تک ان کے بارے میں وہاں سے پوری معلومات نہیں لے لیتا۔ انتہائی تیزی سے ہم اسی گھر میں آ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں لے کر فرش پر پھینک دیا گیا۔ بولو، کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ میں نے ان سے پوچھا تو دونوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، جی امرتسر سے جی، ہمارے کاغذات بکواس نہیں، حقیقت۔ یہ تصویر کس کی ہے، پہچانو؟ میں نے سیل سے تصویر نکال کر اس کے سامنے کی تو چند لمحے دیکھتا رہا، پھر سر پھیرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم جی کون ہے یہ۔ میں نے دوسرے کو دوسری تصویر دکھائی تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ جسپال، یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، اسے مناؤ، یہاں پاکستان میں نمک بہت سستا ہے۔ میرے یوں کہنے پر اس نے دونوں کو فرش پر الٹا لیٹ جانے کو کہا۔ وہ لیٹ گئے تو میں نے کمر سے بندھی ہوئی کرپان نکالی اور دونوں کے الٹے ہاتھ اوپر نیچے زمین پر رکھ کر اس پر کرپان مار دی۔ ان دونوں کی ایک ساتھ چیخ بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی امر سنگھ کی کال آ گئی۔ وہ پرجوش انداز میں بول رہا تھا، اوئے دلجیت، ایک طاقتور بم اس گاڑی کے نیچے سے مل گیا ہے۔ ان بہن، اس نے گالی نکال کے کہا، ان سے باقی کا پوچھ، میں نے ادھر سب کو لگا دیا ہے، اوپر اطلاع بھی دے دی ہے، تیسرا پکڑنا ہے، جلدی کر۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور سیل فون بند کر دیا۔ پھر ان کے سامنے بیٹھ کر بولا، بم پکڑا گیا ہے، اگر تم تعاون کرو گے
तो मैं भी तेरे साथ अच्छा सलूक करूंगा। बता तीसरा कहाँ है, वरना तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। वो दोनों गू मगू की हालत में रहे। इतने में तानी आगे बढ़ी और उनकी तरफ देखकर बोला, देखो, हमने तुम लोगों को यहाँ सिर्फ रंगे हाथों ही नहीं पकड़ा, बल्कि टोरंटो से तुम लोग हमारी निगाह में हो। तुम दोनों ने शायद गौर नहीं किया कि तुम्हारी ये तस्वीरें टोरंटो एयरपोर्ट की हैं, और तुम जिसके लिए काम कर रहे हो हमें उसका भी पता है। अगर यकीन नहीं आता तो उससे बात करवा दूं तुम्हारी। तानी ने कुछ इस एतमाद से कहा कि वो एकदम चौंक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तानी ने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्हीं के सेल फोन अपने सामने रख लिए जो तलाशी में हाथ आए थे। तानी ने अपने सेल से नंबर देखे और फिर राब्ते का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर के बाद राब्ता हो गया। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो श्याम उर्फ बाबू शर्मा, तानी ने कहा। कौन हो तुम? वही जिसने तुम्हारे जन्म स्थान पर भेजे हुए बंदे काबू कर लिए हैं। बात करोगे उनसे? तानी ने तंजिया अंदाज में कहा। ये क्या बकवास है, दूसरी तरफ से चीख कर कहा गया। तो तानी ने एक को बोलने का इशारा किया। मैं बात कर रहा हूं जी। मैं किसी को नहीं जानता। तुम ना जानो लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। तुमने पहल कर ली, अब हमारी बारी है। अब तड़पना नहीं, तानी ने नफरत से कहा। तो दूसरी तरफ से राबता खत्म कर दिया गया। उसी लम्हे अमर सिंह आ गया। कुछ बताया इन माँ के डैश ने? अभी तक नहीं, जसपाल ने कहा। तो फिर इन्हें करो फोर्सेस के हवाले, वो खुद पूछ लेंगे इनसे। अमर सिंह ने कहा तो मैंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम अब भी अपने बारे में सच बता दो तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमसे अच्छा सलूक करूंगा और यहां से जाने भी दूंगा। वरना तुम्हें पता है कि वो लोग तो सब कुछ। अगर आप वादा करें कि मुझे सरहद पार करवा देंगे तो मैं सब कुछ बता देता हूं, एक ने कहा। बोलो, मैंने कहा तो वो कहता चला गया। उनका तीसरा साथी हसन अब्दाल में मसरूफ था। उनका प्लान ये था कि जैसे ही उन्होंने जन्म स्थान में धमाका करना था, उस धमाके की इत्तला उसे मिल जानी थी। उसी वक्त वहां भी धमाका करना था। अगरचे वहां बंदे कम थे, लोग कम मरते या ना मरते, मगर पाकिस्तान में मौजूद हर गुरुद्वारे पर खौफ छा जाता। तो वो तीसरा हसन अब्दाल में है? मैंने पूछा। तो उसने उसकी सारी तफसील बता दी। तब मैंने अमर सिंह से कहा, देख, मैंने इससे वादा किया है कि इसे कुछ ना कहना। मैं जब तक हसन अब्दाल से वापस ना आ जाऊं, इन्हें कुछ नहीं कहना। इनका ख्याल रखना है। इन्हें सरहद तक भी लेकर जाना है। चल, वादा। अमर सिंह ने कहा तो मैं और तानी जाने के लिए तैयार हो गए। जसपाल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वहीं से एक शख्स भी हमारे साथ हो लिया। दोपहर का वक्त था और हसन अब्दाल का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का था। रास्ते में हम अपने लोगों से राब्ते में थे। रात के साए फैल चुके थे जब हम हसन अब्दाल के करीब पहुंचे। दाएं हाथ से शहर की जानिब मुड़े, फिर ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी सड़क से एक तंग सी गली में आ गए। कार वहीं रोकी तो गुरुद्वारा पंजा साहब के दरवाजे पर काफी लोग मौजूद थे। उन्हीं में से एक बंदा आगे बढ़ा और उसने पहचानते हुए साथ लिया और अंदर की जानिब चला गया। दाएं जानिब पर बंदक कमेटी का ऑफिस था। हम वहां चले गए जहां एक ज्ञानी हमारे इंतजार में था। वो हमें लेकर ऊपर की मंजिल में चला गया जहां रिहायशी कमरे थे। उन्हीं में से एक कमरे के आगे वो रुक गया। दरवाजा बजाने के बाद चंद लम्हे इंतजार करना पड़ा। तभी कुछ लोगों के साथ एक नौजवान ने दरवाजा खोला तो उसे बाहर निकाल लिया गया। मैं उसकी तस्वीर सेल फोन में देख चुका था। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उसे खामोशी के साथ नीचे चलने को कहा। वो उसी वक्त समझ गया था कि बात क्या हो सकती है, क्योंकि ना तो जन्म स्थान पर धमाका हुआ था और ना ही पंजा साहब की इंतजामिया ने उसे बाहर निकलने दिया था। चंद लोग उसे घेर कर बैठे थे। हम उसे अपनी गाड़ी तक ले आए और उसी वक्त वापसी के लिए निकल पड़े। हसन अब्दाल से निकलते ही हमने उसे फोर्सेस के हवाले कर दिया। ननकाना साहब में रसूमात बड़े अमन और सुकून से हो गई थीं। मैंने भी सुकून का एक तवील सांस लिया। उस वक्त सुबह के आसार फैल रहे थे जब हम मोटरवे से लाहौर पहुंच गए। तानी मेरे कांधे के साथ सर लगाए सो रही थी। मैंने उसे सोने दिया। यहाँ तक कि एक बड़े सारे बंगले के गेट पर रुककर जसपाल ने हारन बजाया। गेट खुल गया और उसके दरमियान में से दूर पोर्च में मेरी माँ खड़ी थी। उसके साथ सोनी थी, जिसके चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। कार रुकते ही मैं निकला और माँ के सीने से जा लगा।
वो बहुत देर तक मुझे अपने सीने से लगाए रहीं, फिर मुझे खुद से अलग करके मेरा सर और माथा चूमा। सोहनी इश्तियाक भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए जोर से भींच लिया। वो जल्दी से अलग हो गई। हम अंदर चले आए। मेरी माँ को शायद मेरा सिख का रूप इतना अच्छा नहीं लगा था। मैंने सबसे पहले उसी रूप को खत्म करने का सोचा और सीधा बाथरूम में जा घुसा। सारा दिन आराम करने के बाद बाकी वक्त मैं अम्मा के पास ही रहा था। वो जब सोने गईं तो मैं, जसपाल और तानी ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे में आ बैठे। रात का पहला पहर गुजर चुका था और हम बातें करते चले गए। उगी पिंड में अब मुकम्मल खामोशी थी। ये जसपाल को भी मालूम था। इन्हीं बातों के दौरान सोहनी वहां आ गई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। उसने आते ही माजरत खाहाना अंदाज में कहा, सॉरी मुझे देर हो गई। अम्मा को सोने में कुछ देर लग गई थी। कोई बात नहीं, इधर बैठो और मुझे बताओ कि छाके का क्या हाल है, गांव कैसा है। इस बारे में मुझे बताया ही नहीं, मैंने पूछा। वक्त ही कहाँ मिला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान तानी ने चाय के मग सबके सामने रख दिए। तभी वो बोली, गांव में सब ठीक है। शाहजेब दोबारा गांव में वापस नहीं गया। सुना है कि वो तब से इधर लाहौर में ही है और आजकल उसका याराना मलिक सज्जाद से बहुत ज्यादा हो गया है। और छाका भी ठीक है। छाके को पता है कि मैं आ गया हूँ, मैंने पूछा। छाके से राब्ता हो गया था, वो तुझसे मिलने के लिए फौरन आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे वहीं रहने को कहा। मेरा इरादा था कि हम वहां खुद जाएंगे। अब देखें क्या हालात बनते हैं। सोनी ने कहा तो जिन हालात में मैं वहां से निकला था उन्हें याद करते हुए मेरे अंदर गुस्सा भर गया। हम जाएंगे और इस तरह जाएंगे कि अब किसी शाहजेब की और ना किसी पीरजादे की, किसी की भी कोई जुरत ना हो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मलिक सज्जाद और शाहजेब के बारे में तुझे कैसे पता है, मैंने पूछा। यहाँ कोई नहीं है, जो भी मालूमात मिलती हैं वो गांव ही से मिली हैं। ज्यादातर छाका ही बताता है। सोनी ने वजाहत की तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा गांव जाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं चंद लम्हे सोचता रहा, फिर जसपाल की तरफ देखकर कहा, क्यों जसपाल, चलें, सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। चलो, उसने यूं कहा जैसे वो जाने के लिए पहले ही तैयार हो चुका था। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्यों जाना है अब वहां? इतनी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं हम, और हमें और क्या चाहिए? सोनी ने एकदम से कहा तो मैं धीरे से हंस दिया और बोला, अब शायद सुकून मेरी जिंदगी में नहीं है। अब तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने कहा तो उसने यूं मेरी जानिब देखा जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। इस सूरत हाल को तानी और जसपाल फौरन समझ गए। इसीलिए तानी उठते हुए बोली, जमाल अगर जाना है तो बता देना, उस वक्त तक मैं तैयार हो जाऊं। तानी निकली तो जसपाल भी बाहर चला गया। तन्हाई पाते ही वो दुख भरे लहजे में बोली, जमाल, लगता है अब तुम बहुत दूर निकल गए हो। तुम ठीक समझी हो सोनी। अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। मैं चाहूं भी तो इन राहों से पलट कर वापस नहीं आ सकता। मैं गांव इसलिए जाना चाहता हूं कि मेरे कुछ वादे अधूरे हैं। अभी वहां मेरे ख्वाब मेरे इंतजार में हैं। कुछ यादों के कांटे अब भी मुझे चुभ रहे हैं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे माँ मिल गई। इतनी दौलत है मेरे पास कि मैं बाकी सारी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। वो धीमे लहजे में बोली, सोनी, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या यही जिंदगी है? जहां तक हमारी दस्तरस है, क्या हम अल्लाह की इस मखलूक को उन जालिमों से नहीं बचा सकते जिन्होंने उन्हें बेदाम गुलाम बना रखा है, और वो बेचारे लोग इस शिकंजे को अल्लाह की रजा समझने पर मजबूर हैं। मैंने उसे समझाया, हम कहाँ तक और क्या कर सकते हैं? कितने लोगों से लड़ पाएंगे? यूं लगता है कि जैसे यहाँ तो पूरा माशरा उन जालिमों से भरा पड़ा है। नहीं सोनी, ऐसा नहीं है। सारे लोग जालिम नहीं। असल में हमारे इस माशरे का रोग वो मुनाफिक लोग हैं जो अपनी खबासत को दूसरे की ताकत से लोगों पर मुसल्लत करते हैं। जालिम और मुनाफिक दोनों बुज़दिल होते हैं, और वो दोनों अपने अंदर के खौफ से माशरे में मजबूर लोगों पर जुल्म रवा रखते हैं। उन्हें बस कोई रोकने वाला हो, ये कुत्ते की मानिंद दुम दबाकर भाग जाते हैं। ना चाहते हुए मेरे लहजे में तलखी आ गई थी। इसका मतलब है तुम उन सब से मुकाबले की ठान चुके हो? सोनी ने हतमी लहजे में पूछा तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ और क्या। तुम मेरा साथ नहीं दोगी? क्यों नहीं? मैं तो कब की आस लगाकर बैठी हूं
کہ कब तुम मुझे कोई हुक्म दो और मैं, नहीं, मेरे लिए नहीं, उस अल्लाह के लिए और उसकी उस मखलूक के लिए जिसने गोरे और काले, अरबी और अजमी में कोई फर्क नहीं रखा। मुझे बताओ, क्या कसूर है उन लोगों का जो जमीन के उन खुदाओं के सामने बेबस हैं? उन्हें बेबस कर दिया गया है इस जमीनी निज़ाम में जकड़ कर। जहां तक हमारा बस चलता है, हमें मुनाफिकों और जालिमों के खिलाफ लड़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुबह हम यहाँ से इकट्ठे ही चलेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैंने आंखों से उसकी बात मान लेने का इंदिया दे दिया। सोनी रात गए तक मेरे पास बैठी रही। मेरे जाने से लेकर अब तक की तमाम रुदात मुझे सुनाती रही। मैं भी उसे बताता रहा कि मेरे साथ क्या गुजरी। वो उठकर गई तो मैं लंबी तान कर सो गया। सुबह नाश्ते के बाद हम गांव जाने के लिए तैयार थे कि अचानक मेरा वो सेल फोन बजने लगा जो मुझे तानी ने दिया था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ मेहर खुदा बख्श था। कुछ देर हाल और अहवाल पूछने के बाद उसने कहा, जमाल, अभी तुम लाहौर एयरपोर्ट पर जाओ। वहां एक आदमी शाहिद मोइन कराची से आ रहा है, उसे अपने साथ लाओ। उसकी पूरी बात सुनो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मैंने फौरन कहा तो उसने बताया, उसकी तस्वीर तुम्हारे सेल फोन पर अभी आ जाती है। उसे भी मैंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी है। जी, मैं निकलता हूँ, मैंने कहा तो उसने कॉल ख़त्म कर दी। मैंने सबको सूरत हाल बताई और एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गया। मैं, तानी और जसपाल लाहौर एयरपोर्ट जा पहुंचे। मैंने वो एयरपोर्ट पहली बार देखा था। हमें अंदर जाकर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शाहिद मोइन हमें मिल गया। वो क्लीन शेव, खूबसूरत नकूश वाला, वजी और लंबा तड़ंगा सेहतमंद नौजवान था। ख़ास तौर पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। सादी सी शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहने वो हमारे सामने था। वो हमें बड़े तपाक से मिला। हम उसे लेकर वापस आ गए। इत्मीनान से बैठने के बाद उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मैं कराची का रहने वाला एक ज्वेलर हूँ। ये कारोबार मेरे बाप दादा से चलता आ रहा है। उन्होंने इस बिज़नेस में बहुत तरक्की की। हमारा शुमार कराची के उन बड़े ज्वेलर्स में से होता है जिनका बिज़नेस दुबई और मिडल ईस्ट तक फैला हुआ है। अब बात यह है कि मैं आपसे मिलने यहाँ तक क्यों आ गया। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, जाहिर है हम मतलब की बात करें। यही तो मसला है कि मुझे अपनी बात बताने और समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी पड़ेगी। इससे आप मामले के हर पहलू को अच्छी तरह जान जाएंगे। ये कहकर उसने सब की तरफ देखा जैसे इंदिया चाह रहा हो। बेशक, आप अपनी बात कहें, जितना वक्त लें हम सुनने को तैयार हैं। मैंने सुकून से कहा तो वो मेरी तरफ मुतशक्कराना अंदाज में देखते हुए बोला, जमाल भाई, मैं अपने वालदैन का इकलौता हूँ, इसलिए मैंने बड़ी बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारी। छोटी सी उम्र में ही मैं दुनिया घूमा फिरा हूँ। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि हम क्रिकेट मैच देखने दुबई यूं चले जाया करते थे जैसे किसी मुकामी स्टेडियम में जाते थे, और मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं रोका। ठीक है, हमने मान लिया कि आप बहुत अमीर बाप के बेटे हैं, आगे बोलें। तानी ने कहा तो वो ज़रा सा मुस्कुरा दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको अपनी दौलत से मरूब नहीं करना चाहता, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि मैं लाड प्यार में पला हूँ। लाउबाली और बेपरवाह सा लड़का था, जिसे ना बिजनेस की समझ थी और ना जिम्मेदारी का एहसास। ये कहकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हे चुप रहने के बाद वो गोया हुआ, एक दिन मेरे अब्बा ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने बिजनेस संभालना है। अब मुझे इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए और काम सीखना चाहिए। मैं तैयार हो गया और एक दिन अपने शोरूम पर जा बैठा, क्योंकि मुझे मालूम था कि आखिर एक दिन मुझे यही करना है। ये कहकर शाहिद मोइन जैसे ख्यालों में खो गया।